हेलो व्यूअर्स, आई एम संदीप कुमार बुगालिया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी लेक्चरर। आज का टॉपिक गौड़ जनजाति। ये कक्षा 12 के ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। इसको ध्यानपूर्वक देखिए। आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाइए जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मोटिवेशन इजना यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है गौड़ जनजाति। तो ध्यानपूर्वक बोर्ड भी देखिए आपको और इसको तैयार कीजिए यहीं पे। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति विश्व की प्रमुख जनजातियों में से एक है और विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। यह भारत के प्रायद्वीपीय भारत में निवास करती है। गौड़ शब्द की उत्पत्ति खोड़ा सबसे हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। विशेष ध्यान दीजिए, इसका अर्थ होता है पहाड़ी। तो ये याद रखने वाली बात है, पहाड़ी। ठीक है। इसके अलावा गौड़ अपने आप को कोयटू या कोल के नाम से भी जाने जाते हैं। कोयटू या कोल के नाम से भी जाने जाते हैं। ये याद करने वाले पॉइंट है, कोयटू या कोल। ठीक है। गौड़ जनजाति का साम्राज्य हुआ करता था लगभग 4 क्षेत्रों पे, जो मध्य भारत के थे। ये 18वीं शताब्दी के आसपास में थे और ये मुख्य इनके 4 साम्राज्य थे: गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला। याद कीजिए, गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा व खेड़ला। ये याद करने हैं आपको। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं। गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला इनके प्रमुख साम्राज्यों में से थे। अंग्रेजों और मराठाओं की वजह से इनका प्रभुत्व समाप्त हो गया। वर्तमान में इनका निवास दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित रह गया। ठीक है। अगला जो टॉपिक लेते हैं, निवास क्षेत्र। तो ये कहाँ अभी वर्तमान में निवास करते हैं इनका? तो मुख्य रूप से राज्यों के हिसाब से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, आसाम। तो राज्यों के हिसाब से इनका निवास क्षेत्र ये है। और भौगोलिक दृष्टि से ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। तो सतपुड़ा की पहाड़ियां, मैकौल श्रेणी, सोन, देवगढ़, कुछ भूमि, बस्तर का पठार और गढ़ गज पहाड़ियां। तो ये इनके भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से ये जो पहाड़ियां हैं समुद्र से 600 से 900 मीटर की ऊंचाइयों वाली हैं। यहाँ से कई नदियों का उद्गम स्थान है। मुख्य रूप से नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी, गोदावरी मुख्य नदियां हैं जो यहाँ से निकलती हैं। यहाँ का ग्रीष्मकालीन तापमान 40 डिग्री सेंटीमीटर है और वर्षा 120 से लेकर 160 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर होती है। तो ये आपका निवास क्षेत्र का पॉइंट हो गया। आपको याद करने वाली बात है, इसमें आपको याद करना है। अगला पॉइंट लेंगे आर्थिक क्रियाकलाप। राइट। तो अगला पॉइंट लेंगे आर्थिक क्रियाकलाप। तो गौड़ जनजाति की जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो पशुपालन, संग्रहण, कृषि, मछली पालन या मछलियों का शिकार करना, उनको मछली पकड़ना। तो ये इनके मुख्य कार्य हैं। संग्रहण जो कार्य है वह पेड़ों की छाल, पत्तियां, उनकी जड़ें, उनके फल फूल आदि का संग्रहण करते हैं। संग्रहण के कार्य में कृषि कार्य जो है वह इनका मुख्य है, जो आदिम कृषि करते हैं, जिसे दीपा कहा जाता है। ये याद करने वाला बात है, दीपा। ये टॉपिक है, याद करना है आपको, दीपा। ठीक है। तो ये टॉपिक आपको याद करना है, दीपा। जूमिंग कृषि को दीपा कहा जाता है। ये स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। इसमें इस कृषि में ये जंगल को काटकर लगभग 1 से 2 बीघा तक की जमीन को, क्षेत्र को काटते हैं और उसको जला देते हैं। जलाने के बाद ये वहाँ पे जो
उर्वरकता बढ़ाने के लिए उस राख को घेर देते हैं और कुदाली या अन्य किसी साधन के द्वारा उसको खोदा जाता है और उसमें बीज डाल दिए जाते हैं। वर्षा के समय वो फसल तैयार हो जाती है। 3 से 4 महीने उस बीच में ये संग्रहण या पशुपालन का कार्य करते हैं और ये इसका और वर्तमान में धीरे धीरे ये कृषि कब होती जा रही है। इसके अलावा एक अन्य चीज है पेंडा कृषि। तो अगला जो टॉपिक है जो पेंडा कृषि, ये पेंडा कृषि से मतलब है ये बस्तर के इलाके में मध्य प्रदेश में होती है, पहाड़ों के ढालों पर, जहाँ पर ये इनमें ये सीढ़ीदार होती हैं और यहाँ पर खेतों में मिट्टी की आर्द्रता बनाए रखने के लिए निचले भागों में लकड़ी के लट्ठों रख दिए जाते हैं जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है। तो ये पेड़ा कृषि क्या है, मध्य प्रदेश के बस्तर वाले इलाके में पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेती को पेंडा कहा जाता है। तो ये आपका टॉपिक हो गया, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दो होगी, दो प्रकार कृषि होगी, एक तो दीपा और दूसरा पेंडा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है मछुआ कर्म। ये जो टॉपिक है मछुआ कर्म, इसमें यानी मछलियों को पकड़ने का कार्य। इसमें जो है इसमें 4 इनके जातियां हैं इनमें गोड़ में, कुरुप, केवट, धीवर वर्ग, 3 है, कुरुप, केवट और धीवर वर्ग के लोग मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। तो ये अच्छा जीके का क्वेश्चन है, ये इसको जरूरी आती है। इसके अलावा एक अन्य जो इनकी है वो है रावत, ये याद करने वाली बात है। तो रावत है जो पशु चारण व दूध का व्यवसाय करते हैं। तो ये आपके टॉपिक हो गए, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है। तो इसमें आपको एक तो दीपा, पेंडा और ये 3 वर्ग इनके, कुरुप, केवट, धीवर, राइट। और एक है रावत वर्ग जो पशु चारण व दूध का व्यवसाय करते हैं। तो ये आपको याद करना है, ठीक है सर। नेक्स्ट जो है वह है जो है निचले टॉपिक, ये आखेट। आखेट का जो कार्य है, वर्तमान में शिकार के प्रतिबंध होने से राज्य के नियमों की वजह से आखेट निषेध, छोटे मोटे जानवरों को ये मार लेते हैं। और वर्तमान में जो ये गौड़ जनजाति के लोग हैं वो कृषि कार्य ज्यादा तादाद में करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आखेट वाला पॉइंट कंप्लीट आपका। नेक्स्ट अब तक हमने पढ़ा गौड़ जनजाति का अर्थ, जिसका मतलब थोड़ा शब्द और उसका मतलब होता है पहाड़ी। इनको कोरिटो नाम से या कोल नाम से जाना जाता है, राइट। साम्राज्य हो गया, निवास हो गया, आर्थिक क्रियाएं होगी और आखेट हो गया। अब भोजन की बात करते हैं कि क्या खाते हैं भोजन, राइट। तो भोजन में ये इनके जो मुख्य उनकी स्थानीय भाषा में जो अनाज का नाम है कोदू या कुटकी, स्थानीय भाषा में इनके मुख्य खाद्यान्नों का नाम है, याद करने वाली बात है, ठीक है। तो ये स्थानीय, इसके अलावा ये जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और बलि देते हैं और ये मांस का सेवन करते हैं। इसके अलावा ये त्योहारों पे चावल और खाते हैं, चावल मुख्य रूप से ये खाते हैं त्योहारों पे, ये याद करने वाली बात है, चावल, ठीक है। तो ये चावल, ये आपका टॉपिक हो गया, ये आपका हो गया। तो भोजन में 2 चीजें आए, कोदू व कुटकी, स्थानीय भाषा में इसको कहा जाता है खाद्यान्न को। इसके अलावा ये बलि देकर जानवरों का मांस का सेवन करते हैं और ये धूम्रपान भी करते हैं। एक चीज और है इसमें, ये धूम्रपान भी करते हैं और महुआ की शराब का ये भील जनजाति महुआ की शराब का सेवन करते हैं, ये लोग महुआ की शराब का सेवन करते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये आपका जो भोजन वाला जो टॉपिक है वह कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक अपना वह है वस्त्र व आभूषण, राइट। वस्त्र व आभूषण में ये सूती वस्त्र पहनते हैं, देखिए ये सूती वस्त्र पहनते हैं। दोनों ही स्त्री पुरुष जो है धोती पहनते हैं और स्त्रियां साड़ी या चोली का उपयोग करती है।
ये गहनों का उपयोग करते हैं, जो स्त्री और पुरुष दोनों ही गहनों का उपयोग करते हैं। इसमें चांदी और एल्युमिनियम आ, के धातु का उपयोग करते हैं गहनों में। इसके अलावा ये औरतें जो स्त्रियां हैं वो काले मनकों या कोड़ियों से बने हार को पहनती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने वाली, काले मनकों की। इसके अलावा स्त्रियां गोदना यानी कि गोदना गुदवाते, शरीर के पूरे शरीर पे गोदना गुदवाते हैं, ठीक है। एक ये सफेद बांस, एक टॉपिक लिखा मैंने यहाँ पे, सफेद बांस, राइट। तो सफेद बांस क्या है? सफेद बांस के से ये कंघे बने होते हैं जो स्त्रियां अपने बालों में लगाती है, ठीक है। इसके अलावा गोदना, अच्छा, तो ये टॉपिक हो गया आपका। क्या सूती वस्त्र, धोती, पुरुष धोती पहनते हैं, स्त्रियां साड़ी चोली पहनती है, और ये एल्युमिनियम के चांदी और एल्युमिनियम का आभूषणों का उपयोग करते हैं। औरतें काले मनकों या कोड़ियों के हार का पहनती है, गोदना गुदवाती स्त्रियां, और सफेद बांस के कंघी का उपयोग करती हैं जो बालों में लगाती है, तट पर आधा दर्जन तक। अगला टॉपिक लेते हैं, ये वस्त्र आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो निवास। इनके गोंड जनजाति के लोग नंगले अर्थात पल्ली और छोटे गांवों में निवास करते हैं। जिस स्थान पे ये लोग रहते हैं वहां घर बनाने से पहले सुगुन निकलवाते हैं, यानी कि मुहूर्त निकलवाते हैं, और उस पे ये उत्सव मनाते हैं, और वहां पे मुर्गे की बलि दी जाती है। इनके मकान घास फूस व मिट्टी के बने होते हैं। इसमें इनके मकानों में कमरा, रसोई, बरामदा और पूजा घर जरूर होता है। और जब मकान बनके तैयार हो जाता है तो गृह प्रवेश करते हैं, जिसे गृह प्रवेश के समय ये उत्सव मनाते हैं। इस प्रकार ये निवास का इसमें गुजारा। तो आपको ये नगले और पल्ली ये याद रखना है, ठीक है। ये दो टॉपिक आपको, नगले अर्थात पल्ली, याद रखना है आपको। ये दो टॉपिक याद रखने वाले हैं आपके। अगला जो टॉपिक है वह है औजार बर्तन, क्या उपयोग लेते हैं ये। तो ये जो गोंड जनजाति के लोग हैं वो शंभी बनाते हैं, लकड़ी के सामान बनाते हैं, जिसमें चारपाई और लकड़ी की स्टूल बनाते हैं, और दरी का भी बनाते हैं, जो दरिया बनाते हैं कपड़े की, जो उनकी बैठने सोने के काम आती है। इसके अलावा इनके स्थानीय जो लोहार होते हैं वो भी औजार बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, जिसमें फालिया, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी, तीरों की नोक आदि का बनाते हैं। तो औजार और बर्तन वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है समाज व संस्कृति, ये याद करने वाला टॉपिक। तो यहाँ सबसे पहले आ गया पितृसत्तात्मक समाज। तो पितृसत्तात्मक समाज का मतलब होता है कि पिता का शासन। यहाँ याद करने वाली पितृसत्तात्मक समाज। तो पितृसत्तात्मक समाज का मतलब होता है पिता का जिसपे शासन, यानी पिता का ही कहना माना जाता है। दो प्रकार के होते हैं ये, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं। ये वाला, इसमें जो पिता की संपत्ति होती है वो बेटों के बीच में, उनके मृत्यु पश्चात उनके पुत्रों के बीच में संपत्ति बांट दी जाती है। परिवार में सबसे बुजुर्ग जो होता है वो परिवार का मुखिया होता है। गोंड जनजाति में कई प्रकार की शादियां प्रचलित है, जिसमें सेवा विवाह, विनिमय विवाह, अरण विवाह और विधवा विवाह का प्रचलन है गोंड जनजाति में, ठीक है। ये जब इनकी शादी की जाती है तो किसी प्राकृतिक स्रोत के आसपास, जहाँ पर जल हो अथवा किसी आम के वृक्ष के नीचे ये लोग शादी समारोह करते हैं, और वहाँ पे रामधुनी करते हैं शुद्धि के लिए, क्योंकि प्रेत आत्मा से इनको डर लगता है, इसलिए ऐसा करते हैं। गांव के मुखिया को पटेल या मुखादम कहा जाता है। तो ये विशेष लाभ करने वाले टॉपिक के पटेल और मुखादम, गांव के मुखिया को कहा जाता है। तो याद कीजिए, गांव के मुखिया को पटेल या मुखादम
कहा जाता है, गांव के मुखिया को। इसी प्रकार गांव के चौकीदार को ये कोतवाल कहते हैं, क्या कीजिए, कोतवाल कहा जाता है। यहाँ पुजारी को, इनके जो पुजारी होते हैं उसको ये पुरोहित देवारी कहते हैं। जो पुजारी या पुरोहित को ये देवारी कहते हैं। तो ये भी याद रखने वाली बात है, देवारी। तो ये याद, टॉपिक याद, ठीक है। तो ये आपको इसमें इसमें कुछ आपको याद है, कुछ नहीं। इसमें आपको शादियां याद करनी है कि कौन कौन से शादियां प्रचलित है यहाँ पे, इनके विवाह, सेवा विवाह, विनिमय विवाह, अरण्य विवाह, विवाह। इसमें कुछ नहीं है। मुखिया को क्या कहते हैं, पटेल, मुखादम, ये मुखिया कहते हैं। ये प्राकृतिक जल स्रोत के निकट आम के वृक्ष के नीचे शादी समारोह आदि करते हैं, राइट। जो नेक्स्ट है वह टॉपिक अपना है, इसी का है, अपन लेंगे इनकी भाषा या बोली। तो बोली में ये जो गोडों की जो बोली है द्रविड़ियन भाषा है, जिसमें उनका मिक्सअप है तमिल और कन्नड़ भाषा से, मिक्स भाषा को ये लोग, उससे मिलती जुलती भाषा को ये लोग बोलते हैं। इसके अलावा हिंदी, मराठी और तेलुगु भाषा का भी ये उपयोग करते हैं। तो ये इनकी भाषा हुई। इनकी साक्षरता दर बहुत ही कम है और महिलाओं में साक्षरता दर बिल्कुल ही नगण्य है। तो ये, तो आपको ये अच्छे क्वेश्चन से पुटअप हुए कि ये किससे, इनकी भाषा किससे संबंधित, तमिल और कन्नड़ भाषा से, द्राविडियन भाषा से संबंध है। तो ये विशेष याद करने वाली बात है, ये आपके याद करना है, राइट। तो जो अगला, ये आपके यहाँ तक हो गया था। अब ये जो ये आपकी भाषा हो गई, इसके अब नेक्स्ट ये लोग नाचने गाने में निपुण होते हैं। ये आनंद लेते हैं नाचने गाने का। पूर्णिमा को चांदनी रात में इकट्ठा होकर ये गाने या नाचने गाने का आनंद लेते हैं। स्त्री पुरुष दोनों साथ में नाचते हैं। प्रधान गौड़, जो इनके मुख्य गौड़ होते हैं, उनकी मान्यताओं व इतिहासों को गाकर सुनाने वाली एक जाति है जिसे दूलिया गौड़ कहा जाता है। ये याद करने वाला टॉपिक है आपका, दूलिया गौड़। एक गायक जाति है जो इनके शासक वर्ग या जो इनके प्रधान है, उनकी कथाओं को गाकर सुनाया जाता है। ऐसी एक कथा है, उस कथा के अनुसार जब घोड़ों के भगवान का जन्म हुआ तो उनकी मां ने उसे बेसहारा छोड़ दिया। देवी पार्वती ने उसको सहारा दिया, परंतु शंभु महादेव ने इससे नाराज हो गए और उन्होंने उनको एक गुफा में कैद कर दिया। गौड़ जाति के एक नायक, ये याद करना, गौड़ जाति के नायक कपार लिंगम, ये याद करो, कपार लिंगम। और एक है जंगू बाई, ये इन्होंने उनको छुड़वाया, उनके भगवानों को छुड़वाया। और ये जब बड़े हुए तो ये गुफा के 4 द्वारों से निकले, 4 भागों से निकले, तो ये 4 भागों में बट गए। तो जिसे गौड़ भाषा में सगा कहा जाता है। तो आज ये आपस में जो 4 निकले तो ये अपने भाई थे, इसलिए ये के वर्ण जो किया सगा। ये ज्यादातर अपने 2 साल आलसो इस तरफ भी ये सगा का उपयोग किया जाता है। भाई बंधों के लिए एक सगा का वर्ड उपयोग किया जाता है। तो ये याद करने वाला सगा, ठीक है। तो ये इनकी कहानी थी एक। इसके अलावा ये मनोरंजन के लिए मुर्गों को आपस में लड़ाते हैं। और इसके अलावा इनके जो देवता हैं या इनके देव है, उसमें बड़ा देव श्री शंभु महादेव, परसापेद प्रमुख इनके देवता हैं। इसके अलावा ये शीतला माता या छोटी माता, शीतला माता या छोटी माता को ये लोग मानते हैं। और तो ये देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये जानवरों की बलि चढ़ाते थे, बलि चढ़ाते हैं। पहले के समय ये जादू टोना आदि के लिए ये नर बलि भी देते थे। तो इनमें ज़्यादातर जो गौड़ जनजाति के लोग हैं वो हिंदू हैं, पर कुछ लोग नास्तिक है, वो सिर्फ प्रकृति के पूजक ही हैं।
और इनके मानना है कि प्रकृति पूजकों का विश्वास है कि भगवान का निवास वनों में करता है। तो ये एक प्रकृति पूजकों का मानना है कि वे हिंदू, विशेषकर ये लोग हिंदू हैं वर्तमान में। इनके कुछ देवता हैं जहाँ पहले ये नर बलि चढ़ाते थे, जिसमें विशेषकर काली माता और दंतेश्वरी व बड़ा देव। यहाँ ये याद करने वाले नर क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है कि ये काली, दंतेश्वरी व बड़ा देव के नर बलि चढ़ाते थे, पर 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। ये लोगों को जलाते या जो मृत शरीर को जलाना या दफनाने का कार्य करते हैं। तो इन दोनों का इनका मानना है कि आत्मा अजर और अमर। आधुनिक संस्कृति से संपन्न, अंतिम पॉइंट आपका आधुनिक संस्कृति से संपन्न। तो ये जो पॉइंट है आपका इसमें वर्तमान में जो जिस इलाके में रहते हैं वो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध भूभाग है। तो यहाँ पर ये लोग श्रमिक कर्म कर रहे हैं और खदानों में काम करते हैं, विनिर्माणों में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्कूलें, विद्यालय, अस्पताल, बैंक, पंचायतों की स्थापना हो चुकी है। सड़क, रेल मार्ग से इनका संपर्क हो चुका है। जीवन शैली में तेजी से बदलाव आ रहा है। ये पुराने रीति रिवाज, परंपराओं ढीली होती जा रही है। इनकी एक प्रथा थी दास्ता प्रथा, जिससे इनकी भाषा में कबाड़ी आदि, कबाड़ी सब लेकर कबाड़ी, दास्ता प्रथा एक थी जिसको कबाड़ी कहा जाता था। कबाड़ी प्रथा कहा जाता था। ये याद करने वाला टॉपिक है, कबाड़ी प्रथा। तो ये जो कबाड़ी प्रथा है, इनकी ये दास्ता प्रथा का ही नाम है। पुराने ज़माने में जो सेठ साहूकार लोग थे, ये लोग ऋण न चुकाने के कारण लोगों को गुलाम बनाने, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो गुलाम बने रहते थे। सरकार ने इससे प्रतिबंध लगा दिया है। वर्तमान में इनमें शिक्षा का स्तर ऊंचा बढ़ रहा है और ये सुविधा संपन्न होते जा रहे हैं। और सरकार के द्वारा भी इन्हें कई प्रकार की सुविधाएं दे रही है। तो इस प्रकार की आपका जो टॉपिक है गौड़ जनजाति का, इसमें आपको जो मुख्य पॉइंट बताए इनको रिपीट करना, लेंथी नहीं पढ़कर टॉपिक को शॉर्ट टर्म से पढ़िए। और अच्छे वीडियो बनाए जाएंगे और आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगे जरूर बताइए और अच्छी मेहनत कीजिए पढ़ने में। और सबसे बड़ी बात है, अपने आप पे सेल्फ बिलीव रखिए। कोई भी काम जब भी अच्छा हो सकता है जब आप उस पर सेल्फ बिलीव रखेंगे। तो ओके, फिर एक बार नमस्कार।